A very good morning to all the participants of this webinar. On behalf of DTRTI Lucknow, we are presenting the daily webinars on various topics of interest to all the employees of the Income Tax Department. We are targeting these for those who are in our jurisdiction primarily, and also for the benefit of those who are taking the exams, either the ITO exams or the inspector exams. So today we are starting with a study of the rules relating to section 139. So रूल 12 से शुरू करते हैं. और रूल 12 का जो सबसेक्शन सब रूल 1 है, वो कहता है कि द रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 और 3 और 4A और सबसेक्शन 4B और सबसेक्शन 4C और 4D और 4E और 4F of section 139 or clause 1 of subsection 1 of section 142 or the subsection 1 of section 148 or section 153A. जो रिटर्न्स इन सेक्शंस के तहत फाइल होनी है, जिनके लिए जरूरी है फाइल होना इन सेक्शंस के तहत, जो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2020 से जो असेसमेंट ईयर शुरू होता है, यानी 2021 असेसमेंट ईयर के लिए जो रिटर्न्स फाइल होनी है, उनके बारे में लिखा है. चाहे वो 139 के प्रावधानों के तहत फाइल होनी हो या फिर वो 148 या 142 या 153A सेक्शन के तहत फाइल होनी हो, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है. ए, in the case of a person being an individual who is a resident other than not ordinarily resident, जो व्यक्ति एक रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं है, ये प्रावधान 1/4/2018 से आया है, जहां पे लिखा है कि एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. तो जो रेसिडेंट है, जहां पर टोटल इनकम उसकी शामिल करती है इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी, या जो इनकम फैमिली पेंशन के नेचर में है, जैसा कि 57(2)(a) के एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है फैमिली पेंशन, या जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के नेचर की है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आती है, वेयर असेसी डज नॉट ओन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी and does not have any brought forward loss or loss to be carried forward under the head. मतलब जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो आती हो, लेकिन उसमें कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस नहीं हो, या कोई ऐसा लॉस भी नहीं हो जो कि कैरी फॉरवर्ड किया जाना है अगले सालों में, और जहां पे एसएससी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर वो एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा का ओनर नहीं है, तो एक तरह से वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं सामान्य भाषा में, केवल वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ओनर है. तो इसका मतलब है कि उसकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी, केवल लॉस ही हो सकता है. और ऐसा भी लॉस नहीं होना चाहिए जिसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कराना पड़े, यानी कि ऐसा लॉस होना चाहिए जो उसी साल में एडजस्ट हो जाए बाकी हेड्स के साथ. अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो इस सब रूल 1 के ए के अंतर्गत आ जाता है. और तीसरी बात क्या लिखी कि उसके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में इनकम हो,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जो चार्जेबल इनकम है वो हो, सिवाय जो विनिंग्स होती हैं लॉटरी से या जो रेस हॉर्सेस से इनकम होती है, उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम हो, एंड डज नॉट हैव एनी लॉस अंडर द हेड, और इस हेड में कोई उसका लॉस भी ना हो। तो ये 3 हेड्स में इस तरह की जो जो इनकम्स अगर उसके पास केवल हैं, तो उसका जो रिटर्न ऑफ इनकम होगा, द रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड शैल, in case of this person who has these incomes, be in form सहज 1 ITR1। इस तरह से इसको पढ़ना होगा कि जो रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड है फर्निश करने के लिए इन धाराओं के तहत इस असेसमेंट ईयर के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके पास इन हेड्स में ये इनकमें हैं, उनके लिए फॉर्म सहज ITR1 है। रिटर्न ऑफ इनकम का जो फॉर्म है वो होगा, रिटर्न उनकी होगी इस फॉर्म में, इन द फॉर्म सहज ITR1 एंड बी वेरीफाइड इन द मैनर इंडिकेटेड देयरिन, और जिस तरह से उस फॉर्म में इंडिकेटेड है वो रिटर्न उस तरह से वेरीफाई की जाएगी। अब इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आप सोचते होंगे ये फॉर्म नए आ गए, तो कोई भी सोच सकता है कि मतलब फॉर्म नया आ गया और इसमें क्या है, भर दो, लेकिन बहुत सोच समझ के फॉर्म बनाए गए हैं। सहज 1 फॉर्म जो है, सहज ITR1, ऐसे लोगों का काम आसान बना रहा है जिनके पास कोई खास इनकमें नहीं है, जो इनकमें होती हैं वो प्री रिकॉर्डेड रहती हैं, और हाउस प्रॉपर्टी के हेड में उनको लॉस भी हम अलाउ कर देते हैं टू द एक्सटेंट कि वो उसी साल में जो एडजस्ट हो जाए। तो इंटरेस्ट वगैरह होता है, सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी में लोन ले रखा है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें लॉस निकल के आ जाएगा अगर लोन ले रखा है, तो इस टाइप की बस जहां पर इनकम है तो उसके लिए सहज ITR1 फॉर्म है। और बशर्ते ये कि ये जो सहज फॉर्म है ITR1, ये नहीं अप्लाई करेगा किसको, ये नहीं अप्लाई करेगा एक ऐसे पर्सन को जिसके पास एसेट्स हैं जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। अगर इंडिया से बाहर लोकेटेड है एसेट्स, तो फिर सहज फंड फॉर्म उसके लिए नहीं है। और एसेट्स में फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होता है किसी भी एंटिटी में। जब हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी की बात करते हैं, यानी कि किसी एंटिटी में, किसी भी कंसर्न में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टाइप के बॉडी में उसका कोई ओनरशिप राइट है, कुछ हक है उसका उस एंटिटी में, जो कि वित्तीय नेचर का हक है। तो वित्तीय नेचर का हक नॉर्मली इन्वेस्टमेंट से निकल के आता है, या फिर इनहेरिटेंस से भी आ सकता है। उसके बाद ये जो प्रावधान है एसेट्स की बात जहां की जा रही है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी 1/4/2018 से जोड़ा गया था। नाउ दूसरी बात यह है कि ही हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बैंक अकाउंट है, कोई अकाउंट है, अकाउंट का मतलब कोई बैंक अकाउंट या कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि इंडिया से बाहर लोकेटेड है, और उसमें उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, या तो आप खुद साइन कर रहा है वो अपना अपना उसका खुद का अकाउंट है, या किसी और के लिए उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है। तीसरा, ही हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर किसी स्रोत से उसके पास इनकम है, या उसके पास इनकम है जिसको अपोर्शन किया जाना है, यानी बांटा जाना है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5A। 5A सेक्शन के प्रावधान के अनुसार उसको बांटा जाना है। और उसके बाद उसने या तो क्लेम किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 अदर देन डिडक्शन क्लेम्ड अंडर क्लॉज 2A देयरऑफ। सेक्शन 57 में अगर उसने कोई डिडक्शन क्लेम किया हुआ है तो एक्चुअली ये सब खर्चे वेरीफाई होने चाहिए और इन खर्चों का ठीक से ब्यौरा होना चाहिए, और इसलिए सहज फॉर्म से बाहर रखा गया है जहां पर भी
सेक्शन 57 के तहत कोई भी खर्चे किए जा रहे हैं, सिवाय उन खर्चों के जो 2A के तहत मेंशन्ड है। और अगर वो डायरेक्टर है किसी कंपनी में, हम लोग सेक्शन 2A को भी स्टडी कर लेते हैं। लेट मी टेक यू देयर तो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिस नहीं होनी चाहिए हमारी। तो 57 में जो डिडक्शंस हैं उसका जो 2A है, 2A कहता है कि इन द केस ऑफ इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, जहां पर इनकम फैमिली पेंशन के नेचर की है, तो वहां पे एक डिडक्शन दिया जा रहा है ऑफ सम इक्वल टू 33.1/3%, एक तिहाई करीब का, ऑफ सच इनकम, और 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस। तो ये जो डिडक्शन, ये फ्लैट डिडक्शन है और इसलिए ये सहज 1 में आ जाएगा। और बाकी कोई भी डिडक्शंस जो 57 में अलाउड हैं, वो क्लेम करने के लिए सहज 1 फॉर्म नहीं भरा जा सकता। और फैमिली पेंशन को यहाँ डिफाइन भी किया गया है कि इट मीन्स अ रेगुलर मंथली अमाउंट, नियमित रूप से मासिक रूप से मिलने वाली राशि, पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, जो किसी एम्प्लॉयर के द्वारा पेएबल हो, टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉई, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एम्प्लॉय के फैमिली को बिलोंग करता है, और ये राशि इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ दी जाती है, ऐसी घटना पे जब डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की जो कि एम्प्लॉय की, तो जो फैमिली को दी जाती है राशि, फैमिली के मेंबर को दी जाती है, पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली को दी जाती है ऑन ए रेगुलर मंथली बेसिस, उसको कहते हैं फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन से जो डिडक्शन मिलता है वो 33.1/3% का, यानी करीब करीब एक तिहाई का डिडक्शन, 15,000 रुपये इनमें से जो भी कम राशि हो। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 15,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है, यानी मैक्सिमम 15,000 तक का डिडक्शन इसमें मिल सकता है। तो ये चूंकि एक फ्लैट डिडक्शन है, इसलिए इसको सहज 1 के अंतर्गत रखा गया है। गोइंग बैक टू सेक्शन 12, हम लोग जहां पढ़ रहे हैं, सॉरी रूल 12 को पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन। तो हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति ने डिडक्शन क्लेम किया 57 में, तो वो सहज में नहीं आएगा, सहज ITR 1 में नहीं आएगा, सिवाय जहां पे उसने फैमिली पेंशन के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम किया हो। IE में लिखा है कि यदि वो डायरेक्टर है किसी कंपनी का तो भी सहज 1 में नहीं कर सकता। उसके बाद यदि उसने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, वो अनलिस्टेड का मतलब कि जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, प्रीवियस ईयर के दौरान यदि कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करता है, क्योंकि ये जनरली पाया गया है कि जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं वो कोई ब्लैक मनी का धंधा कर रहे हैं या ब्लैक को वाइट बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस शक के आधार पे ये यहाँ पे रखा गया कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर कोई किसी के पास है तो ये सहज 1 फॉर्म नहीं भरेगा, क्योंकि उसका वो डिटेल देगा, किसी दूसरे फॉर्म में उसको डिटेल देना पड़ेगा। सहज 1 फॉर्म में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा इस डिटेल को देने के लिए, और डिटेल अगर जहां मिलेगा हमको तो वहां डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि कोई रैकेट तो नहीं हो रहा है ब्लैक इनटू व्हाइट का। नाउ 1G क्या कहता है? 1G कहता है कि इज असेसिबल फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑन विच टैक्स has been deducted at source in the hands of a person other than the assessee। जहां पर टैक्स असेसी के अलावा किसी के हाथ में डिडक्ट कर दिया गया है,
और लेकिन उसके लिए एसएससी असेसेबल है, टैक्स किसी और के हाथ में डिडक्ट हो गया है, लेकिन असेसेबल उस इनकम के लिए एसएससी है। तो ऐसे कंडीशन में भी सहज फॉर्म नहीं भर सकता है एसएससी। उसके बाद ये तो आगे सेक्शन ये था 1 से लेके 1G तक। उसका सब रूल मतलब रूल 1 का सब रूल 1 का क्लॉज 3 के अंतर्गत जो सब क्लॉज है उसको सब क्लॉज कहेंगे, और सब क्लॉज 2 आता है। यदि उसने कोई क्लेम किया है कोई टैक्स का रिलीफ, जो डबल टैक्सेशन रिलीफ होता है सेक्शन 90 या सेक्शन 90A के तहत, या कोई उसने सेक्शन 91 के तहत कोई डिडक्शन क्लेम किया है टैक्स का, तो भी वो सहज वन नहीं भर सकता। उसके पास अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो भी वो सहज वन फॉर्म नहीं भर सकता। यदि उसके पास टोटल इनकम है जो कि 50 लाख से ज़्यादा है, तो भी वो सहज फॉर्म नहीं भर सकता। यदि उसके पास इनकम है जो कि 115 BBDA के तहत टैक्सेबल है, तो भी वो सहज फॉर्म नहीं भर सकता। अब देखते हैं 115 BBDA ये कौन सी इनकम है। साथ साथ ही क्लैरिफाई करते जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वापस आने का मौका नहीं मिलता और आपको लगता है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज में जाके और 115 BBDA लिखता हूँ और उसको मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट सेक्शन चाहिए। ये आ गया 115 BBDA। तो 115 BBDA में क्या टैक्स हो रहा है? टैक्स ऑन सर्टेन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनीज। तो यहाँ पे एक आ जा रहा है 115 BBDA में कि notwithstanding anything contained in this act, where the total income of a specified assessee resident in India includes any income in aggregate exceeding 10 lakh rupees by way of dividends declared, distributed or paid by a domestic company or companies on or before 31st day of March 2020, the income tax payable shall be the aggregate of these amounts. तो यहाँ पे जहाँ पर कोई भी अगर स्पेसिफाइड एसएससी है, स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब ये है कि या तो वो डोमेस्टिक कंपनी है, नीचे आप एक्सप्लेनेशन के बी में देख सकते हैं स्पेसिफाइड एसएससी को डिफाइन किया गया है। स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब ये है कि या तो वो एक डोमेस्टिक कंपनी है, या फिर वो कोई फंड या इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट है, या कोई यूनिवर्सिटी है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल है, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। और जब भी इस तरह के शब्द आते हैं तुरंत मुझे 1023C की याद आने लगती है। तो 1023C में जो रेफर किए गए हैं ऐसे सारे एंटिटीज जो हैं, जो 1023C के 4, 5, 6 क्लॉजेस में रेफर किए गए, ये स्पेसिफाइड एसएससी कहलाएंगे। और या कोई ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन 12A या सेक्शन 12AA या सेक्शन 12AB के तहत रजिस्टर्ड है, यानी बेसिकली चैरिटेबल जो ट्रस्ट हैं। और साथ में अगर डोमेस्टिक कंपनी है और इस तरह के स्पेसिफाइड एसएससी को जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या डोमेस्टिक कंपनी है, और वहाँ पे अगर उनको और वो अगर कंपनी जो उनको स्पेसिफाइड एसएससी कहा जा रहा है, उनके जो इनकम है उसमें 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख रुपए से ज़्यादा कुल मिला के डिविडेंड के रूप में, जो कि ऐसा डिविडेंड है जिसको डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट या पे किया गया हो किसी डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा या कंपनियों के द्वारा, एक कंपनी हो चाहे कई कंपनीज हो, जो कि डिविडेंड उस एंटिटी को या उस स्पेसिफाइड एसएससी को दे रही हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर वो डिविडेंड प्राप्त कर रहा है, ऐसा डिविडेंड जो कि 31 मार्च 2020 से पहले दिया गया हो। जब हम कहते हैं ऑन और बिफोर, इसका मतलब कि हमने वहाँ पर प्रावधान को लाके
खत्म कर दिया 31 मार्च 2020 को। तो ये एक टैक्स था जो कि डिविडेंड जब मिलता था स्पेसिफाइड एसएससी को, तो उस पर टैक्स इस तरह से होता था, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम बाय वे ऑफ सच डिविडेंड्स इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। इसमें से जो 10 लाख रुपए से ज्यादा वाली इनकम है, जितना पोर्शन 10 लाख रुपए से ऊपर है, उस पर जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा वो 10% पे कैलकुलेट होगा। उसके बाद द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच द एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल had the total income of the SSC been reduced by the amount of the income by way of dividends। और उसके बाद अगर उसकी जो टोटल इनकम है उसमें से हम डिविडेंड को माइनस कर देते, यदि हम उसमें से डिविडेंड को माइनस कर दिए होते और उसके बाद जो टैक्स आता, जिस टैक्स के लिए एसएससी चार्जेबल होता, वुड हैव बीन चार्जेबल यानी चार्जेबल होता, यदि टोटल इनकम में से वो डिविडेंड की राशि माइनस कर दी जाती तो वो टैक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर स्पेसिफाइड एसएससी की टोटल इनकम में डिविडेंड भी आ रहा है जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसा जो स्पेसिफाइड एसएससी है वो 10 लाख से ऊपर के डिविडेंड पे तो 10% टैक्स देगा। उसके बाद the amount of income tax which is calculated on the income by way of such dividends in aggregate exceeding 10 lakh rupees। तो 10 लाख रुपए से जो ऊपर का उसको डिविडेंड मिल रहा है उस पे वो 10% टैक्स देगा। इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं मैं, देयर इज आई थिंक एरर इन सेइंग कि 10 लाख से ऊपर पे होगा। इसको इसमें कहा जा रहा है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम। तो जो इनकम टैक्स है वो उस इनकम पे कैलकुलेट होगा जो इस तरह की इनकम है जो कि डिविडेंड्स हैं जो एग्रीगेट करके 10 लाख रुपए से ऊपर बन रहे हैं। यानी 10 लाख रुपए से अगर ऊपर बन रहा है डिविडेंड तो उसके ऊपर 10% एट द रेट ऑफ 10% कैलकुलेट होगा ऑन द इनकम बाय वे ऑफ सच डिविडेंड्स इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। तो थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो जो डिविडेंड 10 लाख रुपए से ऊपर है उस पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगा टैक्स। और दूसरी बात ये कही गई है कि उसके बाद जो जो डिविडेंड का अमाउंट है, अगर हम उस डिविडेंड के अमाउंट को माइनस कर देंगे टोटल इनकम से, तो उसके बाद उसमें जो इनकम टैक्स है वो अलग से देगा वो। यानी डिविडेंड की राशि पे अलग दे रहा है और प्लस अलग से ये जो बाकी राशि पर अलग से वो टैक्स दे रहा है, जो भी टैक्स चार्जेबल बनता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोई भी रिडक्शन एक्सपेंडिचर या अलाउंस फॉर सेट ऑफ ऑफ लॉस वगैरह जो है अलाउ नहीं होगा उस एसएससी को अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन कंप्यूटिंग द इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड इनकम को कंप्यूट करते वक्त रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1। यानी यहाँ पर कोई एक्सपेंडिचर या कोई अलाउंस या कोई लॉस का सेट ऑफ इस डिविडेंड के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। और डिविडेंड का मीनिंग जो है सेक्शन 2(22) से लिया गया, जो 2(22) के अंतर्गत 222 में 222 ए बी सी डी ई क्लॉज है, लेकिन उसमें से क्लॉज ई को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो क्लॉज ई को एक्सक्लूड करते हुए बाकी जो क्लॉजेस में डिविडेंड आता है उस डिविडेंड की वहां पर बात हो रही है। तो ये है आपका 115 BBDA, जिसपे 31 मार्च 2020 तक जो डिविडेंड मिलता था उस पे जो राशि कुल मिला के 10 लाख रुपए से ज्यादा की होती थी, डिविडेंड इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज, जो 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि होती थी उस पे 10% का टैक्स का प्रावधान था। तो अब लेट्स गो बैक टू आवर सेक्शन जहां पे 115 BBDA का रेफरेंस आ रहा है। ये देखिए, यदि किसी के पास इनकम है जो कि
115 BBDA में टैक्सेबल है, तो वो भी सहज ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये वो स्पेसिफाइड एसएससीज हैं जो जिनके लिए ये है, और या उनके पास इनकम है जो जिसका नेचर 115 BBE में रेफर किया गया है, तो वो भी ये सहज ITR फॉर्म नहीं भर सकते। 115 BBE भी देख लेते हैं। एंटर प्रेस किया, 115 BBE, ये है सेक्शन 115 BBE। लेट अस अगेन कंफर्म कि ये इस सेक्शन की बात हो रही है, 115 BBE। अब देखते हैं कि 115 BBE में क्या लिखा हुआ। 115 BBE ये कहता है कि जहां भी टोटल इनकम एसएससी की, उसमें शामिल है कोई ऐसी इनकम जिसका रेफरेंस 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में है, and which is reflected in the return of income furnished under section 139। एसएससी के पास कोई ऐसी इनकम थी जिसका सोर्स वो नहीं बता सकता था नॉर्मली, या कोई क्रेडिट था या कोई इन्वेस्टमेंट था जिसका सोर्स ऑफ एक्विजिशन वो असेसिंग ऑफिसर पे नहीं बता सकता है। यही तो बात कही गई 68 से लेकर 69D तक। तो यदि एसएससी के पास कोई ऐसी इनकम है जो 68 से लेकर 69D सेक्शंस के अंतर्गत कवर होती है, या जिसका रेफरेंस उन सेक्शनों में है, और अगर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है रिटर्न ऑफ इनकम में, जो कि 139 सेक्शन के अंतर्गत फाइल की जाती है, या और डिटरमिन्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, total income of an assessee is determined by the income tax assessing officer। असेसिंग ऑफिसर ने तय किया उस इनकम को, और असेसिंग ऑफिसर के तय करने पर उसने ये तय किया कि उसके टोटल इनकम में ऐसी इनकमें हैं जो कि 68 से लेके 69D में आती हैं। कहने वाला 68 से लेके 69D तक के इनकमों का एडिशन उसने कर दिया असेसी ने, असेसिंग ऑफिसर ने। अगर इफ सच इनकम इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज ए, यानी कि अगर असेसी ने खुद उसको 139 रिटर्न में नहीं दिखाया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमिन कर दिया, भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो वो खुद दिखा दे या फिर असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन कर दे। तो इन दोनों सिचुएशंस में यहाँ क्योंकि और का प्रयोग किया गया है, जो इनकम टैक्स पे किया जाएगा, पेएबल होगा, वो इन राशियों का एग्रीगेट होगा, यानी इन राशियों का टोटल होगा। तो कौन कौन सी राशियों का टोटल होगा? सबसे पहला तो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द इनकम रेफर टू इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी एट द रेट ऑफ 60%। तो चाहे क्लॉज ए में हो, यानी उसने खुद डिक्लेयर किया हो, या फिर असेसिंग ऑफिसर ने ढूंढ लिया, तय कर दिया, तो वो जो इनकम है ए और बी में जो आने वाली, जो 68 से 69D के तहत आती है, उनमें रेफर्ड है, उस पर 60% का टैक्स देना होगा। एंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच द असेसी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड हिज टोटल इनकम बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज 1, और या फिर क्लॉज 1 में जो इनकम रेफर्ड है, यानी कि कौन सी इनकम रेफर्ड है, जो ए और बी में आ रही है, तो ए या बी में जो भी इनकम आ रही है, चाहे वो असेसिंग ऑफिसर ने ढूंढी हो, तय की हो, या फिर एसएससी ने खुद डिक्लेयर की हो, उसको माइनस करने के बाद जो टोटल इनकम बचती है, उसको रिड्यूस करने के बाद जो टोटल इनकम बचती है, उस पर जितना भी टैक्स चार्जेबल होगा, तो वो भी टैक्स उसको उस एसएससी के द्वारा दिया जाएगा। यानी एसएससी के द्वारा 60% टैक्स उस इनकम पे दिया जा सकता है जो एसएससी खुद सोचता है। मान लो कोई एसएससी है और रिटर्न भरना चाहता है, और रिटर्न में वो अपना ऐसी इनकम को शो करना चाहता है जो कि उसने अभी तक डिक्लेयर नहीं की थी, और उसका मन में आ रहा है अरे मुझे डिक्लेयर कर देना चाहिए इस इनकम को। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने रिटर्न में डिक्लेयर कर दे उसको, और 60% पे टैक्स दे दे। उसके बाद है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। अच्छा, मान लीजिए कि एसएससी का एडिशन कर दिया असेसिंग ऑफिसर, तो असेसिंग ऑफिसर जब एडिशन करेंगे वो भी 60% ही लगाएंगे,
तो अगर एसएससी खुद चाहता है खुद डिस्क्लोजर कर दे या असेसिंग ऑफिसर तय कर दे, असेसिंग ऑफिसर ढूंढ निकालें, बात टैक्स के सेंस में एक ही पड़ेगी। और शायद अगर असेसिंग ऑफिसर की मेहनत का कुछ फल देना जरूरी था तो असेसिंग ऑफिसर अगर ढूंढता तो शायद उस पर हम लोग ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए था। फिर भी एनीवे जो भी है, हम लोग एसएससी के फेवर में हैं। हम कह रहे हैं हाँ भैया एसएससी तुम जो है अपनी इनकम डिक्लेयर कर दो, हम भी ढूंढेंगे, हम भी उतना ही लेंगे। अब चैलेंज तुम्हारे ऊपर है, हमारे पास है सूचना तुम्हारी, हम ढूंढ लेंगे। तो ये डिपार्टमेंट की प्रोफेशनलिज्म शो करेगा कि हाँ हम ढूंढ लेंगे तो भी हम उतना ले रहे हैं और तुम खुद डिक्लेयर कर दो। हम तो चाहते हैं वॉलंटरी, इसको वॉलंटरी डिस्क्लोजर को यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है कि वो खुद उसको डिक्लेयर करे। Notwithstanding anything contained in this act, no deduction in respect of any expenditure or allowance or set-off of any loss shall be allowed to the assessee. कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन कंप्यूटिंग हिज इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और बी। ये जो इनकम है जिसका सोर्स ऑफ एक्विजिशन वो सेटिस्फैक्शन पे नहीं बता सकता था, जो भी छुपी हुई इनकम थी, जो इन्वेस्टमेंट थे छुपे हुए, जो क्रेडिट थे, उस संबंध में कोई डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा या कोई एक्सपेंडिचर नहीं, मतलब डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, कोई अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा या कोई भी लॉस का सेट ऑफ भी उसको उसके रिलेशन में नहीं मिलेगा। जैसे पुराना कोई सेट ऑफ लॉस आ रहा है उसको उससे सेट ऑफ कर दे, नो नो नो, इस पे तो अलग से लगेगा ही टैक्स, 60% लगना ही लगना है। आपका पुराना बहुत लॉस आ रहा है, आप सोचे हाँ हम कुछ इनकम डिक्लेयर कर देते हैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, नो यू कांट डू दैट। तो जहां पर कोई व्यक्ति 115 बीबीई का डिस्क्लोजर करता है उसके बारे में जो रूल 12 है वो क्या बोल रहा है? रूल 12 कह रहा है आप सहज ITR 1 नहीं भर सकते हैं। ओके, अब आते हैं उस सब रूल 1 के बी पर, क्लॉज बी पर। क्लॉज बी में कुछ नहीं है, क्लॉज सी पर आते हैं। इन द केस ऑफ अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल टू होम क्लॉज ए अप्लाइज, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसपे क्लॉज ए नहीं अप्लाई करता, या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है where the total income does not include income under the head business or profession, जहां पर जो टोटल इनकम है उसमें बिजनेस या प्रोफेशन वाली इनकम नहीं है। अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो क्लॉज ए में नहीं आ रहा, उसके एक्सेप्शंस में आ रहा है, मान लीजिए क्लॉज ए में आ नहीं रहा, तो लेकिन इनकम उसके पास बिजनेस या प्रोफेशन वाली नहीं है, तो वो फॉर्म नंबर ITR 2 यानी सहज ITR 2 भरेगा। यहाँ पर ऊपर सहज ITR 1 लिखा गया, तो सहज फॉर्म जो है उसके का मतलब आप लोग सब जानते हैं, जो आसान है। और यहाँ पे ये ITR 2 फॉर्म जब हम कह रहे हैं तो सहज नहीं कह रहे, तो आई डोंट नो, इसको भी सहज कह देते, बट एनीवे फॉर्म नंबर ITR 2 है और ITR 2 भरेगा वो व्यक्ति जो कि 1 में, जो ए में नहीं आता, और उसको प्रेस्क्राइब मैनर में, जो भी उस फॉर्म में इंडिकेटेड है मैनर, उस मैनर में वेरीफाई करेगा। अब सीए में क्या कहा गया? सीए में कहा जा रहा है कि इन द केस ऑफ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, या कोई फर्म है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं है अदर देन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जो कि रेसिडेंट है, यानी फर्म जो कि रेसिडेंट फर्म है, एंड इट इज डिराइविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन। या तो वो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो रेसिडेंट है, और या फिर वो फर्म है जो कि वो रेसिडेंट फर्म है जो इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन डिराइव कर रही है, and such income is computed in accordance with the special provisions referred to in section 44 AD, 44 ADA and 44 E, और जिसकी इनकम को जो खास प्रोविजंस दिए गए स्पेशल प्रोविजन 44 AD, ADA और AE में इनकम को, ऐसी इनकम को कंप्यूट करने के लिए
उसकी इनकम अगर उन प्रावधानों के अनुसार कंप्यूट होनी है तो वो जो रिटर्न होगी बी इन का मतलब द रिटर्न ऑफ इनकम विल बी इन फॉर्म नंबर ITR 4, इसको सुगम नाम दिया गया है। एंड जहां जाना आसान है, सुगम, एंड बी वेरीफाइड इन द मैनर इंडिकेटेड देयर इन। और इसमें भी तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी उन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास ऐसी इनकम है, या उन फर्म के लिए जो रेसिडेंट हैं और उनके पास इनकम है अंडर द हेड प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और ऐसी इनकम है जिसका कंप्यूटेशन 44 AD, ADA और AE में होना है, वो फॉर्म भर सकते हैं सुगम ITR 4 फॉर्म। इसको ITR 4 फॉर्म कहा जा रहा है, ITR 3 नहीं है ये। ओके, क्योंकि ITR 3 यहाँ पे D में आएगा, और फिर ITR 5 आएगा, ITR 6 आएगा, और उसके बाद ITR 7 आएगा। तो लेट अस सी। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये 12 यहाँ पे जो एक्सेप्शंस लाए गए हैं ये 1/4/2019 से लाए गए। पहले जो था 1/4/15 से जो लिखा हुआ था उसमें कुछ और चीज़ें लिखी हुई थी, छोटा सा सेक्शन था, और अब इसको बढ़ा दिया है। पहले केवल जो इंडिया से बाहर से स्रोत है या फिर अकाउंट है जो इंडिया से बाहर हो, या फिर कोई एसेट्स हो जो इंडिया से बाहर हो, उन्हीं के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन था। अब जो है एक्सेप्शंस को बढ़ा दिया गया है। तो ये 3 एक्सेप्शंस तो वही हैं, 1, 1A एंड 1B। और उसके बाद चौथा जो है 1C, उसमें कहा जा रहा है कि अगर उसके पास ऐसी इनकम है जिसका बंटवारा होना है, अपोर्शन, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A, जो इसी प्रावधान का जो सॉरी जिसका बंटवारा सेक्शन 5A के प्रावधान के अनुसार होना है। सो लेट अस गो टू सेक्शन 5A। ये सेक्शन 5A। सेक्शन 5A जहां पर इनकम का अपोर्शनमेंट स्पाउसेस के बीच में होता है, जो स्पाउसेस पोर्चुगीज सिविल कोड के अंतर्गत गवर्न होते हैं, उनके बारे में है। तो इसमें बहुत डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है हमको। हम बस इतना समझ लेते हैं कि जहां इनकम का बंटवारा 5A के तहत होना है, वो लोग सुगम फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद कोई अगर कंपनी में डायरेक्टर है, वो भी सुगम फॉर्म नहीं भर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है प्रीवियस ईयर में किसी भी समय, वो नहीं भर सकता। जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, वो नहीं भर सकता। जो एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, ओन्स मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज हो, वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता। और या फिर उसके पास कोई अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, या ऐसा लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। ध्यान में रहे कि ये फॉर्म इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जिनकी इनकम 44 AD, ADA और 44 AE में कंप्यूट होनी है। तो ये जो खासतौर पे जो प्रावधान है 44 AD, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और इसका आप जानते हैं प्रावधानों को वैसे। तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो
इनकम कंप्यूट होती है उसके बारे में प्रावधान है कि कोई भी एलिजिबल एसएससी जो है, जो एलिजिबल बिजनेस कर रहा है, वो 8% अपने टर्नओवर का प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे अलाउ किया जा रहा है बहुत से लोगों को। तो 8% जो है वो अपने टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स का इन द प्रीवियस ईयर, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible SSC, या उससे ज़्यादा लेना चाहे तो वो खुद दे सकता है, shall be deemed to be the profits and gains। वो मान लिया जाएगा कि उतना उसका प्रॉफिट्स एंड गेन्स हुआ है, और 8% की जगह 6% सब्सटीट्यूट किया जा रहा है अगर अकाउंट पे ही चेक से वो रिसीव कर रहा है तो। In respect of amount of turnover which is received by an account pay check or an account pay draft or use of electronic clearing system or through such electronic mode during the previous year or before the due date, प्रीवियस ईयर के दौरान या फिर ड्यू डेट से पहले भी अगर वो राशि वो रिसीव कर लेता है तो अगर वो अकाउंट पे चेक से रिसीव कर रहा है तो फिर वो 6% पे भी दे सकता है। अगर वो कैश वगैरह में रिसीव कर रहा है तो उसको 8% देना पड़ेगा। तो उन लोगों को एनकरेज करने के लिए कि सब लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर जो जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, बेसिकली अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी मोड से अगर वो ये पेमेंट अगर वो राशि रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, जो उसका जो टर्नओवर है या जो ग्रॉस रिसीट्स हैं जो वो रिसीव करता है। कई बार कुछ राशि वो कैश में भी रिसीव कर सकता है, तो जहाँ पे वो कैश में रिसीव करेगा वहाँ उसको 8% देना पड़ेगा, और जहाँ वो चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिसीव करेगा वहाँ वो 6% उसकी इनकम हो जाएगी, तो उसको इनकम पे फिर जो भी टैक्स लगेगा वो देना होगा। और कोई और डिडक्शन इसमें नहीं मिलता है। तो बेसिकली जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं 44AD 44ADA और जो एक और सेक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, गो टू दैट सेक्शन, बेसिकली 44AD ADA and 44AE,